आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि इस क्लास का मेन एजेंडा तो मैंने उत्तर प्रदेश दरोगा रखा है। यूपीएसआई को फोकस करके एक क्लास चल रही है। मैं उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमूंगा, लेकिन मैं जो लेवल लेके चलूंगा यूपीपीसीएस लेवल तक का लेके चलूंगा। यूपीपीसीएस, आरओ, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, फिर इससे नीचे तो आप जानते हो, चाहे पीईटी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसएससी हो, ये सारे सवाल वहां तो काम करेंगे ही करेंगे। पहले मैं क्लास के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे पहले मैं बता सकता था, मैं चैप्टर्स बता सकता था, मैं आपको शेड्यूल बता सकता था, अनुसूचियां बता सकता था, फंडामेंटल राइट्स के ट्रिक बता सकता था, आप जानते हैं जैसा। लेकिन आज मैंने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों स्टार्ट किया है, टॉपिक का नाम लेजिस्लेचर क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि यहां से हर परीक्षा में 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं विधायिका से। क्या है ये विधायिका? जैसा कि आप जानते हो, संसद के 3 अंग होते हैं। सरकार जो होती है हमारी, सरकार के भी 3 अंग होते हैं। गवर्नमेंट, एक पार्ट क्या होता है आप सभी को मालूम ही होगा, क्या होता है बताओ? एग्जीक्यूटिव। दूसरा क्या होता है? लेजिस्लेचर। एंड थर्ड क्या होता है? जुडिशरी। और एक फोर्थ भी होता है, फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का चौथा स्तंभ किसको कहते हैं? कोई बताएगा आप में से मुझे? फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार का जो चौथा स्तंभ होता है उसको हम मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडिया बोलते हैं, प्रेस बोलते हैं, पत्रकारिता बोलते हैं। लेकिन जो संविधान में लिखित तौर पर है, अगर मैं जनरली कहूं तो 3 पिलर होते हैं। उनमें से आज मैं सरकार का एक पिलर आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये ही क्यों टॉपिक उठाया? क्योंकि टफ है जरूर, बहुत सारे टर्म्स इसमें आएंगे। कैसे कैसे टर्म्स आएंगे कि सर स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन एडजॉर्न बोलते हो इसको, आपने सुना होगा। बिल का मैटर क्या होता है? सर जो फाइनेंस बिल होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? किस प्रकार के बिल कैसे पास होते हैं? कमेटीज कितने प्रकार की होती हैं? राज्यसभा, लोकसभा का मैटर क्या होता है कि सर इसकी शुरुआत कब हुई? ये सारा मैटर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने इसमें विधायिका में 2 वर्ड लिखे हैं। विधायिका, विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका किसको कहते हैं? जो विधान बनाए, जो कानून बनाए, जो लॉ बनाए, उसको आप क्या बोलते हो? विधायिका। समझिएगा, यहां पर विधायिका में एक तो मैंने लिखा है संघीय विधायिका, एक लिया है राज्य विधायिका। संघीय विधायिका का मतलब क्या है? संघीय विधायिका का मतलब है जो यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट की विधायिका है, जो केंद्र सरकार की विधायिका है, केंद्र सरकार से संबंधित है। ये राज्य सरकार की विधायिका है, विधान बनाने वाली। यहां पर लिखा है संसद, क्या लिखा है? पार्लियामेंट। संघ में संसद है, संसद या पार्लियामेंट। संसद के कितने अंग होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हमें क्लियर हो गया। जो राष्ट्रपति है, संसद के कितने अंग, जो मैं यहां सवाल बोल रहा हूं समझते चलना। संसद में फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड राज्यसभा एंड थर्ड लोकसभा। अब जो मैं कहूं आप मुझे बताइएगा, क्या राष्ट्रपति संसद का पार्ट है, भाग है, हिस्सा है या नहीं? प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं ये सारे सवाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जहां पर भी जो भी बातें आएंगी मैं साथ में चलता चला जाऊंगा। आराम से नोट डाउन करते रहो, धीरे धीरे। इस क्लास में मेरा मेन एजेंडा मैं वापस बोल देता हूं। यूपीएसआई मेरा टारगेट है इस बैच में, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर यह बैच जो है ये यूपीएसआई का मैंने स्टार्ट किया है। संसद में मैंने कितने अंग रखे यहां पर? संसद के 3। फर्स्ट वन प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा एंड थर्ड लोकसभा। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट होता ही है, राज्यसभा को भी आप जानते हो और लोकसभा को भी जानते हो। मेरा सवाल था क्या राष्ट्रपति संसद का भाग होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं होता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इज अ ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, न कि उसका भाग, न कि उसका भाग। यह बात आप लोगों को समझते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर कौन सा है? जैसा कि आप सबको पता है 52 है। राज्यसभा का क्या है? राज्यसभा का आर्टिकल नंबर बताओ कोई। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 एंड लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, आर्टिकल नंबर 81। तो ये सारी बात आपने देखी कि संसद जो होता है सर, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं इधर राज्य विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल में सुप्रीम कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर,
इसी को आप गवर्नर बोलते हो। और कि सर विधानसभा, विधानसभा क्या होता है? निम्न सदन, लोअर हाउस, लोअर हाउस होता है। विधान परिषद, विधान परिषद को क्या बोलते हो? अपर हाउस, अपर हाउस। क्लियर है? लोअर हाउस क्यों कहा गया, अभी कुछ देर के बाद ये पूरा जस्टिफाई करोगे। आज इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। जो अब तक आपने अपने माइंड में सेटअप लगाया वो बहुत सारी भ्रांतियां समाप्त होने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें आपने रटी हैं, आज उनको सबको हम ब्रेक करेंगे और हम इनको सीखेंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर ये तो हम क्लियर कर गए, आगे बताओ कुछ। अब समझो, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर कौन सा बताया? 80। प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर कौन सा है? प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर है हमारा 52। और लोकसभा का आर्टिकल नंबर कौन सा है? 81। अब यहीं पर मैं एक आपको वर्ड कहूं, एक शब्द याद रखना, ट्रिक याद रखना है, सरल। क्या याद रखना है? सरल। से क्या बनता है? संसद। क्या बनता है? संसद। रा से राज्यसभा, राज्यसभा। ला से लोकसभा, लोकसभा। तो संसद, संसद का आर्टिकल नंबर कौन सा है? 79। संसद में जो बड़ा है, बड़ा बेटा है, वो कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा का आर्टिकल नंबर कौन सा है? राज्यसभा का आर्टिकल देखो 79 में तो कौन हुआ? संसद। 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो ये वर्ड याद रखना है, सरल। इसके बाद आपने कहा कि ठीक है सर ये तो हम समझ गए, इसके बाद चलिएगा आप आगे। सर इसके बाद राज्यसभा। अब लोकसभा के बारे में तुमने पढ़ लिया है, अब सर थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में बताओ। राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को आप किन किन नामों से जानते हो? राज्यसभा को आप अपर हाउस बोलते हो। क्या बोलते हो? अपर हाउस। उच्च सदन। राज्यसभा को ही आप क्या बोलते हो? अपर हाउस के साथ साथ परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। अच्छा, स्थायी सदन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो मैंने यूपीएसआई के एग्जाम से निकाला, शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देंगे, कोशिश करना। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है मुझे बताएं आप। राज्यसभा का टर्म एंड टेन्योर कितना होता है? मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 5 ईयर, बी ऑप्शन है 6 ईयर, सी ऑप्शन है 4 ईयर एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल तो क्या है? राज्यसभा तो कभी स्थगित ही नहीं होती है, ये तो परमानेंट हाउस है। राज्य का क्या होगा इसमें से? राज्यसभा का कार्यकाल इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। टर्म एंड टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि राज्यसभा का, न कि राज्यसभा का। यह यूपीएसआई का क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है सर ये तो हमें समझ में आ गया कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो तो जब से राज्यसभा बनी है। अब राज्यसभा कब से बनी है? राज्यसभा अगर आप देखोगे 1952 से 1952 से आज सन 2021 तक लगातार ये डिसॉल्व नहीं हुई है, ये भंग नहीं हुई है। इसका मतलब राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा तो क्या है? कभी विखंडित होती ही नहीं है। अब राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल की बात मैं कर रहा था उसे देखिएगा। देखो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 250। मैक्सिमम मेंबर इन राज्यसभा 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245 हैं। समझिएगा, राज्यों की जो सीटें हैं इस बार ध्यान देना, अपडेट है बिल्कुल, इसको लिखना। राज्यों की जो सीटें हैं 225 हैं। 245 प्रेजेंट में हैं। इन 245 में से राज्यों की जो सीटें हैं 225 हैं। इसके अलावा जो लिखा है संघ राज्य क्षेत्र, अब भारत में यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 हैं। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 हैं। इन यूनियन टेरिटरी में जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केवल 3 में ही राज्यसभा की सीटें हैं। जैसे दिल्ली में 3 सीटें हैं, पौंडीचेरी में 1 है एंड जम्मू कश्मीर में 4 है। ठीक है, इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें आती हैं? टोटल 8 आती हैं। कितनी आती हैं? 8 आती हैं।
225 कहां से आती है? भारत में 28 स्टेट हैं। भारत में स्टेट कितने हैं? 28। अभी लिखो, बस समझो, एक एक वर्ड समझा के भेजूंगा, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। राज्यों की सीटें 28 स्टेट से कितनी सीटें आती हैं? 225। नॉमिनेट कितने होते हैं? 12। 12 लोग मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और यहीं पर अगर आप देखोगे 12 लोग जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो कितने फील्ड से आते हैं? आगे वैसे मैंने बताया है, ये 5 फील्ड से आते हैं। कितने क्षेत्रों से? 5 फील्ड से आते हैं। आर्ट, साइंस, सोशल वर्क, लिटरेचर, साहित्य और स्पोर्ट, खेल से। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है सर, ये हमें समझ में आया। राज्यसभा की सीटें कितनी हो गई? ये हाईलाइटेड वाला पॉइंट याद रखना, 225। नॉमिनेट कितने हैं? 12। कितने फील्ड से आते हैं? 5 फील्ड से आते हैं। यूनियन टेरिटरी से कितने लोग आए हैं? 8 आए हैं। आपने कहा ठीक है, ये तो हमें समझ में आया। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना वर्तमान में कैसी है? स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 552। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। 552 मेंबर अधिकतम हो सकते हैं किसमें? लोकसभा के अंदर। लोकसभा को आप किन नामों से जानते हो? लोकसभा को आप बोलते हो अपर हाउस। क्या बोलते हो? अपर हाउस बोलते हो। इसी को बोलते हो क्या? टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन, सॉरी लोअर हाउस। क्या बोलते हैं इसको? लोअर हाउस, लोअर हाउस, टेम्परेरी हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन एंड लोकसभा का स्ट्रक्चर। ये सारे नाम इसके क्यों रखे हैं? आप लोगों को ये बात होना चाहिए मालूम, ये सारे वर्ड का मीनिंग क्या है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा। आपने बचपन से अब तक ये चीजें तो बार बार पढ़ी हैं कि सर लोकसभा होती है, लोकसभा को आप लोअर हाउस बोलते हो, सर लोकसभा को आप टेम्परेरी हाउस बोलते हो, सर लोकसभा का कार्यकाल फिक्स होता है, 5 ईयर होता है, और सर 5 साल से पहले भी वो डिसॉल्व हो सकती है, भंग हो सकती है सर। बट सर आप ये बताइए, उसे लोअर हाउस बोलते क्यों हैं? इसका मीनिंग एक तो आप अपने तरीके से ले लेते हैं कि सर एक नीचे फ्लोर पे चल रही है, एक ऊपर फ्लोर पर चल रही है, जो नीचे मीटिंग चल रही है उसको लोअर बोलते हैं, जो ऊपर चल रही है उसको अपर बोलते हैं। ये तो एक तरीका है ही। इसके अलावा क्या समझ सकते हो आप? इसके अलावा भी तो कोई मतलब होगा ना। इधर मैं लिख रहा हूं लोकसभा, इधर आपने कहा कि सर राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। सर लोकसभा और राज्यसभा के जो आपने नाम दिए हैं, सर लोकसभा को आप क्या बोल रहे थे? अभी आपने कहा सर लोकसभा को आप लोअर हाउस बोलते हो, निम्न सदन बोलते हो। सर लोकसभा का ही एक अन्य नाम भी है जिसको आप बोलते हो हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन, निम्न सदन, निम्न सदन, लोगों का सदन। ये सारे वर्ड आज मैं समझाऊंगा पहले आपको। लोगों का सदन एंड इसी का नेक्स्ट नाम जो है टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन, अस्थायी। ऐसी अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा को आप क्या बोलते हो? राज्यसभा को बोलते हो अपर हाउस। राज्यसभा का ही दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की परिषद। इसी का जो नेक्स्ट नाम है वो क्या है? परमानेंट हाउस, स्थायी सदन, परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। ये तो सभी मालूम ही है। अब सवाल है कि ठीक है सर ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन आप ये बताओ राज्यसभा को आप अपर हाउस क्यों बोलते हो? राज्यसभा को आप अपर हाउस क्यों बोलते हो? शिवम जी, रेणु जी, गुनिका जी, कनिष्ठा जी, राज्यसभा को आप अपर हाउस क्यों बोलते हो? क्योंकि राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा योग्यता के आधार पर, राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी 12 नंबर ऑफ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में।
जहां पर योग्यता के आधार पर नॉमिनेट किया जाए, तो मतलब वो अपर हो गया, वो क्या हुआ, अपर हुआ, पढ़ाई लिखाई वाला सदन है, वहां पढ़े लिखे लोग जाते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या है, अपर हाउस। क्या नाम है, अपर हाउस है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इसका दूसरा नाम रखा मैंने काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद क्यों कहा, आपको याद रखना है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर हैं। तो 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से, यूनियन टेरिटरीज में से केवल 3 में विधानसभा है। जिन जिन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं होंगी, मीनिंग जहां पर मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं से ही राज्यसभा में मेंबर जाते हैं, उन्हीं से ही राज्यसभा में मेंबर जाते हैं। यही कारण है राज्यों से गए हुए लोगों की सभा सेंट्रल में क्या कहलाती है, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद। क्या कहलाती है, राज्यों की परिषद। मुझे बताओ यहां तक आपको बात क्लियर हुई। चलिए जी, ये बातें आपको समझ में आई। यहीं पर एक वर्ड आया परमानेंट। परमानेंट का मीनिंग क्या है, जब से ये बनी है आज तक इसको भंग नहीं किया गया है, फिक्स है, परमानेंट है, नेचर स्थायी है। मतलब ध्यान दीजिएगा, 1952 से आज तक सन 2021 तक इसका नेचर परमानेंट है, इसको डिसॉल्व नहीं किया गया है, इसको भंग नहीं किया गया है। अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सारे पॉइंट्स 1952 से लेकर 2021 तक इसका नेचर फिक्स है, परमानेंट है, ये भंग नहीं किया गया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा कि सर जब फर्स्ट टाइम 1952 में ये क्वेश्चन पूछा गया एसआई में, ये क्वेश्चन एसआई में पूछा गया, मैं जो आपसे बताना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि सर जब से बनी तब से आज तक इसे डिसॉल्व नहीं किया गया, भंग नहीं किया गया। मैंने कहा होती ही नहीं है, इसका नेचर ही फेडरल है। फेडरल का मतलब संघीय है, यही तो एक संघ, फेडरल स्ट्रक्चर को सबसे बड़ा एग्जांपल राज्यसभा देती है। फेडरल का मतलब होता है जो सेंट्रल से कंट्रोल हो, सेंट्रल से कंट्रोल हो, और राज्यों की भी वहां दिक्कतों को सुलझाया जाए, जहां राज्यों को भी पावर दी जाए। ठीक है, सेंट्रल और राज्य मिलकर काम करें, इसी का नाम तो फेडरल स्ट्रक्चर होता है। अगर यही फेडरल स्ट्रक्चर है तो सर 1952 से सन 2021 तक आज तक इसको डिसॉल्व नहीं किया गया। मैंने कहा नहीं किया गया, तो हुआ क्या होगा, जो पहली बार 1952 में नंबर ऑफ मेंबर्स यहां आए होंगे, जितने भी लोग यहां पर आए हुए होंगे उन दिनों यहां पर मैंने कहा 245 लोग आए, 245 लोग आए। 2 साल के बाद राज्यसभा में क्या कहा जाता है, एवरी 2 ईयर, प्रत्येक 2 साल में, एवरी 2 ईयर, प्रत्येक 2 साल में 1/3 मेंबर आर रिटायर्ड, 1/3 मेंबर आर रिटायर्ड। प्रत्येक 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे और 1/3 ही न्यू आएंगे। आप मुझे खुद बताओ, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर यहां आएंगे एवरी 2 ईयर, और 1/3 यहां से चले जाएंगे। तो जो पहली स्टार्टिंग में जो लोग आए होंगे उनके मन में तो सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि हमारा कार्यकाल, मेंबर्स का कार्यकाल, टर्म टेन्योर 6 ईयर होता है। जब मेंबर्स का कार्यकाल 6 ईयर होगा तो जो सबसे पहले आया होगा 2 साल के बाद उनमें से निकलने का नंबर आया होगा। तो सवाल यह पूछा गया था, फर्स्ट टाइम जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, स्टार्टिंग में तो 1952 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, गठन हुआ, ऑर्गेनाइज हुई, बट पहली बार सन 1954 में, 1954 में इसमें इलेक्शन हुए और 1/3 मेंबर रिटायर किए गए। जो वो रिटायर किए गए वो किस बेस पर रिटायर किए गए, मुझे जवाब चाहिए आपसे। किस बेस पर उनको निकाला गया होगा और वो कैसे निकले होंगे, क्योंकि 1952 में तो जितने भी लोग आए होंगे सब ये सोच रहे होंगे 6 साल के बाद ही जाएंगे हम यहां से, लेकिन नहीं, 1954 में, 1954 में 1/3 मेंबर यहां से रिटायर हुए। तो जो 1/3 मेंबर यहां से रिटायर हुए वो किस बेस पर रिटायर हुए होंगे, प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिएगा आप, लेकिन मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मे बी एज, चलो मैं बता देता हूं। पहली बार 1954 में जब 1/3 मेंबर रिटायर किए गए तो लॉटरी सिस्टम रखा गया। लॉटरी सिस्टम, ये सवाल पूछा गया किस सिस्टम के द्वारा हटाया गया, बाय लॉटरी सिस्टम। क्या रखा गया कि 1/3 मेंबर निकालने हैं हमें यहां से, तो उन 1/3 में हमने लिस्ट बनाई,
और एक बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। जो भी नाम आए, जो भी नाम आते चले गए, वहां एक बच्चे को बुलाया गया और उस बच्चे को कहा कि इस बॉक्स में से तू ये पर्चियां निकाल। वो पर्चियां निकालता गया, जिन जिन का नाम आता गया 1/3 मेंबर वो रिटायर हो गए। मेरी बात क्लियर हुई? फिर 1/3 नए आए होंगे, नेक्स्ट ईयर फिर ये प्रोसीजर अपनाया गया। अब वो 1/3 जो नए आए ना, ये नहीं निकलेंगे, ये तो फिक्स हो गए, अब ये 6 साल के बाद ही निकलेंगे। जो पुराने थे उनके नाम डाले गए, अब उनके नाम डाले गए। फिर जो बाहर निकले, इस तरीके से लॉटरी सिस्टम के द्वारा 1954 और 1956 में राज्यसभा के मेंबर्स को रिटायर किया गया और इस तरीके से इसका नेचर परमानेंट हो गया। फिर ये साइकिल बन गई और 1/3 मेंबर एवरी ईयर रिटायर होंगे, एवरी 2 ईयर में रिटायर होंगे और 1/3 मेंबर ही एवरी 2 ईयर में क्या होंगे, एंट्री लेंगे। तो राज्यसभा का कंसेप्ट समझे आप? बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से बताओ। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल था तो मैंने आपके सामने सब डिस्कशन करूंगा, सब पर्चे खोल दूंगा, जितनी भी सारी चीजें होंगी अब तक जो रटे हैं उन सब चीजों को माइंड में घुसा दूंगा कि क्या चीजें होती हैं। चलिए, ये बातें तो आपने कर ली, आपने कहा ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आया, सर हमें कुछ और भी बताओ। मैंने कहा ठीक है, अभी देखते चलो। आपने कहा कि सर ये तो हम समझ गए, लोकसभा को एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है इसको कहा जाता है सेकंड हाउस। लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहते हैं, किसको आधार बनाकर? क्या चीज होगी जिस कारण इसको प्रथम सदन कहते हैं? कौन सा आधार होगा, ऐसा कौन सा बेस होगा, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं और इसको सेकंड हाउस कहते हैं? ध्यान देना, इसको प्रथम सदन कहते हैं और इसको द्वितीय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वितीय सदन। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस इनको बोला जाता है। किसके अकॉर्डिंग? तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू पावर, शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर इसको ऐसा कहा गया। सर ये ओनली राज्यसभा में ही है 2 ईयर वाला या लोकसभा में भी है? नहीं नहीं सोनिया, लोकसभा में तो कुछ लोग तो 13 दिन में चले गए। लोकसभा का मैटर बिल्कुल अलग है। लोकसभा का वैसे तो टर्म टेन्योर 5 ईयर होता है, बट लोकसभा बीच में भी भंग हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा, लेकिन कुछ लोकसभा तो ऐसे हैं जो 17 दिन 13 दिन इनमें भी क्या हुई, भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो उनका कार्यकाल तो 17 दिन ही रहा, 13 दिन ही रहा। कुछ लोकसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी 1 साल लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो 6 वर्ष हो जाता है। वो कुछ सर्कमस्टांस होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया जा सकता है। सवाल पूछा जा सकता है कि लोकसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 6 ईयर हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में। वो आगे आएंगी, सब बातें आएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। प्रथम सदन क्यों कहा गया इसको, फर्स्ट हाउस को क्यों कहा गया? पावर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब मैं शक्ति की बात करूंगा तो शक्तिशाली में कौन होती है? शक्ति, पावर। पावर के अकॉर्डिंग लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है कंपेयरिंग टू राज्यसभा। वजह, क्योंकि लोकसभा ही तो देश चला रही है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो जीता वही देश का प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो जीते वही देश के सारे मंत्री, लोकसभा में जो जीता उसी का देश में राष्ट्रपति है, लोकसभा में जो जीता वही लोकसभा के स्पीकर को बनाता है, लोकसभा में जो जीता इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हैं। अगर उसके पास नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उसका। अगर लोकसभा में जो जीता वो हिंदुस्तान के हर स्टेट में गवर्नर उसके, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके, पूरी सरकार उसकी। इस वजह से अगर मैं बात करूं कि लोकसभा को फर्स्ट हाउस क्यों कहते हैं, तो आपका जवाब होगा अकॉर्डिंग टू पावर लोकसभा इज नोन एज फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। शक्ति के आधार पर लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, अब हमें आगे बताइए आप। अब लोकसभा की सीटों का थोड़ा सा खेल समझ लीजिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, ये बनाते चलना। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस बैच का मैं वापस बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं केवल कुछ स्टूडेंट के लिए, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है? एसआई, दरोगा। सीखो सभी, बोलूंगा मैं दोनों लैंग्वेज, फायदा है तो ले लीजिएगा,
मैं तो पढ़ाता रहूंगा, उनके लिए मेरा मेन एजेंडा रहेगा, उतनी डेप्थ तक जाऊंगा जितनी डेप्थ तक सवाल बन सकते हैं, छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है भैया। आपने कहा कि सर ये जो आप बता रहे हैं, अब हम कह रहे हैं लोकसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की संरचना होती कैसी है? जानते हो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? बताओ, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 552। कि सर 552 हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ 552 हो सकते हैं। सर राज्यों से अधिकतम कितने मेंबर आएंगे? 530। कितने आ सकते हैं? 530। अच्छा, ये कंडीशन कब तक है? 2026 तक। 2026 तक आपसे कोई सवाल पूछता है कि बताइए सर लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 552। ये कब तक है प्रावधान? तो आप बोलेंगे कि सर 2026 तक ये ऐसा प्रावधान किया गया है, एक अमेंडमेंट हुआ था, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर अगर ऐसा है तो फिर राज्यों से कितने लोग आएंगे इन 552 में से? तो मैंने कहा 530 लोग आएंगे। कितने आएंगे? 530 आएंगे। सर यूनियन टेरिटरी से कितने आएंगे? 2 आएंगे। यूनियन टेरिटरी से कितने आएंगे? 20। आपने समझा? ये मैटर क्लियर हुआ? आपने कहा यूनियन टेरिटरी से कितने लोग आएंगे? 20 आएंगे। राज्यों से कितने आएंगे? 530 आएंगे। अब सवाल है कि ठीक है सर ये तो हम समझ गए, लेकिन हमें सर कुछ और भी समझना है। मैंने क्या समझना है कि सर ये जो संघ राज्य क्षेत्रों से कितने आएंगे? 20 आएंगे। ये सर कैसे कैसे आएंगे, हमें थोड़ा सा बता दो। तो मैंने कहा समझ लो क्या जा रहा है, आगे हम इसको और डिटेल में जाने वाले हैं। दिल्ली से कितने आएंगे? 7 आएंगे। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, आप कहते हो कि सर यूनियन टेरिटरी इंडिया में 8 है। मैंने कहा 8 में कि सर सबसे ज्यादा सर दिल्ली से हैं। कहां से हैं? दिल्ली से मेंबर आएंगे। दिल्ली से कितने नंबर ऑफ मेंबर्स आएंगे? दिल्ली से आएंगे 7 मेंबर आएंगे। दिल्ली के बाद एक वर्ड बना है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से कितने आएंगे? 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5 आएंगे। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी से कितने आएंगे? सर 1 आएंगे। इसके बाद क्या होगा मैं आपको यहीं पर बताते चल रहा हूं जिससे कि दिक्कतें ना आए आपको। पुडुचेरी से 1, यहीं पर आपने एक नाम सुना होगा दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली। ये दोनों एक हो गए हैं, यहां से 2 आएंगे। इसके अलावा आप देखिएगा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितनी भी यूटी हैं अदर देन दिल्ली, J&K, पुडुचेरी एंड दादरा नगर हवेली, बच्चे कितनी यूटी? 4। उन सब से 1 1 1 और 1 आएगा कैंडिडेट। क्लियर हो गया? कौन कौन सी यूटी बचे अब हमारे यहां पर? आपने देखा सर चंडीगढ़ बचा, सर लक्षद्वीप बचा, और सर और क्या बचा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइएगा। लद्दाख बचा सर, लद्दाख। और सर क्या बचा? बताएं जल्दी। भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी यहां पर आ गया, 4 तो ये हो गए। तो कौन सा बचा होगा? लक्षद्वीप भी आ गया, पुडुचेरी भी हो गया, दिल्ली भी हो गया, चंडीगढ़ भी हो गया। तो बचा क्या? जल्दी बताएं। अंडमान निकोबार। वेल डन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन सब से एक एक सीट आएंगी, इन सब से एक एक सीट आएंगी। बट सर अब तो 104 अमेंडमेंट में 2 एंग्लो इंडियन रिमूव कर दिए हैं। हाँ मैं वही बताना जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं भैया, तभी तो मैंने आगे की बात नहीं की है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से लोकसभा में सीटें यहां से हो गई। लोकसभा में इंडिया की हर जगह से सीटें हैं, सभी यूनियन टेरिटरी से हैं, सभी स्टेट से हैं, सभी स्टेट सभी यूनियन टेरिटरी से हैं। जब ये सारा मैटर है ही, तो पहले मैक्सिमम कितने लोग मैंने बताया यहां पर? मैंने कहा मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। मैक्सिमम 552 मैंने बताया था आपको यहां पर, मैक्सिमम 552 बताया है ये। बट जो इसमें 2 लोग और भी थे, इन 2 लोगों को बोलते थे एंग्लो इंडियन। क्या बोलते थे?
एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन 104th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 104वें संविधान संशोधन 2020 में ये एंग्लो इंडियन नाम का कंसेप्ट गायब हो गया 2019 में, 1920 बोलते हैं इसको। एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म हुआ, आंग्ल भारतीयों का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं होंगे, तो वर्तमान में मैक्सिमम मेंबर लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान कितनों का किया गया था? 552 का किया गया था। ठीक है, 552 में से कहां से कितने कितने आएंगे, ये शायद आपने सारा कुछ सीख लिया है। मुझे बताओ जल्दी, ये जो नॉमिनेशन वाला मेंबर था, अब वर्तमान में देखिएगा, वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545। ठीक है, 545 हैं, ये तो स्टैंडर्ड हो गया। 545 में से राज्यसभा की सीटें कितनी हो गई? राज्यों से कितनी आएंगी? 530, जिनमें से सबसे ज्यादा कहां से आएंगी? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से आएंगी। कितनी सीटें हैं? 80 आएंगी सर। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड कौन है? महाराष्ट्र है सर। कितनी आएंगी महाराष्ट्र से? सर 48 आएंगी। समझ रहे हो? ऐसे 4 से 5 स्टेट में लिख सकता था, लेकिन जरूरत अभी नहीं है, आगे सब कुछ बना रखा है मैंने आपके लिए। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों से कितनी आएंगी सर? ये 13 आती थी, 545 था ना, 13 आती थी सर, लेकिन ये तो सब कुछ बदल गया है अब। सर ये तो सब कुछ बदल गया है, कैसे बदला है वो देखिएगा अब आगे, आगे ये बदलाव में लिखा है, आप ये समझते चले जाएंगे। ये समझिएगा, आगे सब लिखा है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव, जो राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव है किस तरीके से होता है? राज्यसभा में अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण मत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। अब राज्यसभा लोकसभा में क्या चल रहा है? डिफरेंस चल रहा है, दोनों के बीच में तुलना चल रही है। क्या चल रही है? तुलना चल रही है, कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है कि सर दोनों के बीच में क्या चुनाव का तरीका होगा। ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण मत के द्वारा। कोई बताएगा ये असंक्रमणकालीन जो अप्रत्यक्ष एकल मतलब राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है? देखो पहला वर्ड का मतलब समझिए, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। अभी मैं समझाऊंगा ये, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्लियर हो गया? ठीक है, तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? ध्यान देना, इनडायरेक्ट मैनर में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तरीका क्या है? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है। कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? जल्दी बताएं। स्नेहा ध्यान दीजिएगा, जो इसका एप्लीकेशन है 2020 में हुआ बेटा, 2020 में अप्लाई हुआ है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए आज तक भारत के संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट आज तक कितने हुए हैं। अच्छा, अमेंडमेंट का तरीका क्या, वो भी आप आगे सीखोगे, ये सब लिस्ट बना रखी है मैंने, उसे अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल आया 2019 में, अप्लाई हो गया 20 में, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का चुनाव, इलेक्शन, ध्यान देना, इनडायरेक्ट मैनर में होता है। इनडायरेक्ट का मतलब और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझिएगा। जैसे आपने देखा होगा गांव में प्रधान का चुनाव हुआ है, गांव में इन दिनों प्रधान का चुनाव हुआ है, प्रमुखों का चुनाव हुआ है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, या देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सबके बारे में थोड़ा सा मैटर समझ लीजिएगा। आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है? जब डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट ना करे किसी इलेक्शन में, जब जनता किसी इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करे, जैसे मैं डायरेक्ट किसी को वोट ना दूं, इसका मतलब मेरी वोट डायरेक्ट जिस पे नहीं जाएगी। जैसे मैंने देश में कैसे राष्ट्रपति को कभी वोट दी मैंने, या आपने कभी नहीं दी होगी, इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो गया? इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ? इनडायरेक्ट। जिनको मैं डायरेक्ट वोट देता हूं, जैसे गांव का प्रधान हुआ, लोकसभा के सदस्य हुए, विधानसभा का मतलब एमएलए का चुनाव हुआ, एमएलए को आप वोट देते हो, विधानसभा का इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आपने देखा होगा सिटी में पार्षदों का चुनाव होता है, सभासदों का चुनाव होता है, फिर उनसे क्या बनते हैं? मेयर बनते हैं। तो जहां आपकी वोट डायरेक्ट ना जाए
तो वो इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है। मैं आपके मैसेज जो है पढ़ रहा हूं, इसको साथ साथ में पढ़ते हुए चलना, ठीक है? सब कुछ क्लियर होते चलेगा, आपको घबराना नहीं है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अब देखो क्या लिखा है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है? आपको सर इसका चुनाव का तरीका बताओ। राज्यसभा में कभी आपने देखा होगा, कभी वोट नहीं दिया आपने राज्यसभा में। राज्यसभा मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। राज्यसभा उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, यूपी, में जो टोटल सीटें हैं वो 31 है। कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीट्स हैं। कितनी सीटें? 31। विधानसभा की उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स हैं। अब कितनी सीट हैं? 403। तो यहां हेडिंग में क्या लिखा था? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा, स्टेट विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ध्यान देना, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट विधानसभा मेंबर, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट विधानसभा मेंबर्स। इलेक्टेड वर्ड बोल रहा हूं, इलेक्टेड। इलेक्टेड क्यों? क्योंकि एक राज्य की विधानसभा में उस राज्य के गवर्नर के द्वारा एक कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। इसी कारण इन्होंने वर्ड क्या लिखा है? इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में दिखेंगे। जब हम ये पूरा पार्लियामेंट पढ़ लेंगे, पूरा पार्लियामेंट कंप्लीट करने के बाद इसकी अभी 2 से 3 क्लास लगातार रहेंगी। 2 से 3 क्लास जब आप पार्लियामेंट पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आपके माइंड में, उसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा जो यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश दरोगा, सीडीएस, आईएएस, इनमें जो सवाल आए हैं इसी टॉपिक से उनको कंप्लीट सोल्व कराऊंगा। फिर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो पढ़ा है अब हमसे छूटेगा नहीं। हिमानी त्यागी 403 + 1 थे बेटा। हिमानी त्यागी 403 + 1 तो खेल खत्म हो गया, बचा कितना? 403। ठीक है बेटा, चलो सही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, सब सीखोगे। यहां तक मैटर क्लियर है? आपने कहा कि सर ये बता दो, अब सुन लो अभी से। मैंने कहा राज्यसभा में यूपी की कितनी सीटें? 31। तो ऐसे समझ के चलो 31 एमपी, राज्यसभा में जो होते हैं एमपी होते हैं, इज इक्वल टू विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403 एमएलए। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, लेकिन कुछ और होता है, थोड़ा सा कुछ और तरीका होता है। और क्या होता है बस कुछ और नहीं बता रहा हूं। 1/3 मेंबर रिटायर होंगे तो उत्तर प्रदेश से 1/3 के 1/3 ये इतने ही थोड़ी हो जाएंगे। ये तो उत्तर प्रदेश का मैंने टोटल ले लिया। ऐसे समझो उत्तर प्रदेश में 11 लोग रिटायर हो गए 2 साल में, तो जो 11 लोग हैं, 11 लोग 403 पे आएंगे अब। लेकिन आप उन बातों को छोड़कर बस ऐसे समझ लो, ऐसे होता है चुनाव, ठीक है? उस बात पर भी मत जाइएगा, बस आपको आइडिया दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 MP इक्वल टू 403/31। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये हुआ, एक राज्यसभा के एमपी का इलेक्शन कितने एमएलए के द्वारा होगा? 13 एमएलए के द्वारा। तो यूपी में जिस पार्टी के पास 13 एमएलए होंगे वो राज्यसभा में एक एमपी को भेज सकता है। इस तरीके को आप बोलते हो क्या? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसमें जो दाव पेच है वो आगे थ्योरी में लिखा है, उसे आप समझ जाओगे, ठीक है? चलिए, एक्चुअल काजल और गुनिका ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, इसके पीछे कहानी कुछ और है। कहानी क्या है इसके पीछे? कहानी ये है कि अगर ये 31 है तो 2 साल में सारे के सारे यहीं से रिटायर थोड़ी हो गए, इनका भी तो 1/3 रिटायर होगा। अगर इनका 1/3 रिटायर है तो आप ये समझिएगा इसका 1/3 10, तो इसका मतलब 10 MP इक्वल टू 403 एमएलए। तो 40 पर 1 बनेगा, 40 एमएलए जिसके पास है वो राज्यसभा में एक मेंबर को भेज सकता है। ऐसे कुछ गणित बनेगा, ऐसे कुछ मैथमेटिक्स यहां पर कैलकुलेशन होगा। बस आप इतना समझिएगा, आपका काम हो गया होगा। नेक्स्ट यहां पर लिखा है लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन उस प्रत्यक्ष चुनाव का तरीका क्या होता है देखिएगा, मैं लोकसभा के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। लोकसभा में कुछ वर्ड लिखा है, आप देखिएगा यहां पर क्या लिखा है लोकसभा में।
लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल लिखा है, द लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल इज द लोअर हाउस ऑफ इंडिया बाई कैमरल पार्लियामेंट। भारत एक द्विसदनात्मक निकाय रखता है। भारत में क्या है, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है। शायद इसको और बड़ा सा कर लूं जिससे कि आपको दिक्कत ना बने। अब आपको ये विजिबल होगा, क्या लिखा है ऊपर पढ़िए। जो मुझे आपको बताना है केवल वही समझाऊंगा। इस वर्ड को पढ़िए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। तो मैंने क्या कहा, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग। ये लिख लेना वहां पर। लोकसभा का इलेक्शन देखो, राज्यसभा का तो कैसे होता है, इनडायरेक्ट। राज्यसभा का कैसे होता है, इनडायरेक्ट। बट लोकसभा का कैसे होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। जितना जो भी कोई आएगा पहले, जितना कोई पहले आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में इसको यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम के द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है। ये सभी ने लिखा। चलिए, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता, डायरेक्ट इलेक्शन होता, मैं और आप डायरेक्ट वोट देते हैं। चलो आगे बढ़िए। अब इसमें क्या लिखा है, सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। मतलब जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या रखा जाएगा, सीटों का अनुपात होगा। अब सवाल यहां पर मैं क्रिएट कर देता हूं, कौन सी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीटों का आवंटन होगा, कोई ना कोई तो सेंसस होगा। तो आप लोगों को सबको मालूम रखना है, क्या रखना है, क्या याद रखना है, 1971 में जो सेंसस हुआ होगा, जनगणना हुई होगी, 1971 की जनगणना के आधार पर भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। ठीक है, अगर हमसे कोई सवाल पूछता है भारत में कौन सी सेंसस के अकॉर्डिंग सीटों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1971, 1971 की जनगणना के आधार पर भारत में सीटों का बंटवारा किया गया है। जबकि आप जानते हो आज भारत में 2021 का सेंसस आने वाला है। क्या तब से आज तक हम उसी सिस्टम को लेकर चल रहे हैं? हाँ, हम उसी सिस्टम को बेस बना के आगे लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। हाँ, अब कुछ दिनों के बाद 2022-23 में नया परिसीमन आयोग आएगा और वो चेंज करेगा सीटों को। यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। 1971 के अनुसार है। अब राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर कुछ और बात की गई है। ऐसे ही लोकसभा में भी यही सब कुछ होगा। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, पढ़ो क्या लिखा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। कितने लोगों को? 12 नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। ठीक है, 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब है समानुपातिक फॉर्म। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपात। जैसे 13 पर 1, 26 पे 2। 13 पर 1 है तो 26 पे 2 होगा, 39 पे 3 होगा, 52 पर 4 होगा। इसको प्रोपोर्शनल सिस्टम बोलते हैं, अनुपात, जैसे आपने पढ़ा है। अच्छा, उन दिनों आपके एक सवाल और चल सकता था, एक सवाल और पूछा गया। जैसे मैं पेपर देख रहा हूं, एक पेपर है, क्या सवाल पूछ रहा है इसमें ये, लेकिन जब 1971 का जो सेंसस हुआ होगा, 1971 की जो जनगणना हुई होगी, उसमें उन्होंने क्या क्राइटेरिया लगाया था, क्या किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने सीटों का बंटवारा किया था? तो मैं सीटें बता रहा हूं कैसे हुई थी। लोकसभा की सीटें किस तरीके से उन्होंने डिजाइन की। उन्होंने कहा अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 50 लाख है, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 50 लाख है, वोटिंग वाली, वोटर जो हैं अगर 50 लाख हैं, तो उन्होंने क्या कहा, 10 लाख पर 1 मेंबर होगा। ठीक है, 50 लाख से ऊपर 20 लाख पर 1 मेंबर होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, एक सवाल सिविल में पूछा गया कि अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 90 करोड़ है
सॉरी 90 लाख है, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 90 लाख है तो सेंसस 1971 के अकॉर्डिंग जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसके अकॉर्डिंग उस स्टेट में कितनी सीटें होंगी? मुझे जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, मैथमेटिक्स आपके सामने है। अब मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि जो आपने रटा है उस रटने से ऊपर लेके जाना है मुझे, रटने वाली चीजों से बहुत ऊपर जाना है हमें। मैंने कहा अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 90 लाख है, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 90 लाख है, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 90 लाख है तो वहां पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? बताएं मुझे जल्दी आप। 5 5 5। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 90 लाख है तो वहां पर कुल टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? 90 लाख पर, 90 लाख पर भैया 7 होंगी, 7 सीटें होंगी। अरे एक बात बताओ, 50 लाख तक जिसकी पॉपुलेशन है वहां तो 10 लाख पर एक होगा। 50 लाख से ऊपर जितनी भी, जैसे मैंने कहा 90 लाख है तो 20 लाख पर एक, देखो 5 तो यहां हो गए, प्लस 20 लाख पर एक, तो 50 और 20 70 लाख, प्लस 70 से 90 लाख पर एक, तो कितना हो गया बताओ जल्दी? 5 और 1 6 और 1 7, 7 होंगी सीटें वहां पर। कितनी होंगी? 7 सीटें होंगी। 7 सीट्स। कितनी सीटें होंगी? 7 सीटें होंगी। चलो बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे। ये मैथमेटिक्स आप समझ पा रहे हो? आपके सामने अब ये सारा मैटर लिखा है। क्या लिखा है भैया? लिखा है कि सर केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। 8 यूनियन टेरिटरी, उसमें केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में ही राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, इसके अलावा सीटें नहीं है। याद रखोगे। फिर आगे लिखा है लोकसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें होती हैं। यह क्लियर है आपको? बताइए जल्दी, ये समझ में आया? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्या बताया कि जो सदन है, राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, और जबकि लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। टेम्परेरी और परमानेंट, ये मैटर समझ में आया? 40 घंटे में आपका पूरा संविधान विद क्वेश्चंस। फिर आप हिंदुस्तान के बैठिए तो परीक्षा में एसआई में या यूपीपीसीएस में एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले आप। चाहे आप आईएएस में बैठो, पीसीएस में बैठो, कहीं भी बैठना, संविधान के नहीं छोड़ने दूंगा और पॉलिटी के संविधान नहीं क्वेश्चन छोड़ दूंगा। रहेगी बात मूल विधि की। मूल विधि इतना आसान है, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगने लगेगा कि यार मूल विधि तो बड़ा आसान था सर। इन्वायरमेंटल एक्ट है, आईटी एक्ट है, महिला एक्ट है, बच्चों का एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है। एक्ट का मतलब जो सामान्य एक आम आदमी को जानकारी होनी चाहिए उसको पढ़ लेंगे, सारी धाराएं नहीं पढ़ाऊंगा। 151 धारा पढ़ेंगे, 151 धारा से काम चल जाएगा भैया, ठीक है। देखो अब आगे, एससी एसटी, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं। एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आरक्षित सीटों के साथ साथ सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहा गया? ये जो लोग होते हैं एससी एसटी, जो हमारे अपने लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा गया? जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हैं वो आरक्षित सीटों के अलावा भी जनरल सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मीनिंग समझो क्या कहा ये। चलो भैया, एससी एसटी आरक्षित सीटों के साथ साथ सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब हुआ, सवाल पूछा जाता है जो एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं क्या वो सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल, वो सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मीनिंग समझ में आया? क्या कहा गया इसमें, क्या समझाया गया इसमें? इसमें कहा गया कि जो एससी एसटी की जो रिजर्वेशन वाली सीटें हैं उनमें जनरल वाला कभी चुनाव नहीं लड़ सकता, बट एससी एसटी वाले लोग जनरल की सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हां बिल्कुल बीना जी। आगे क्या लिखा है? आरक्षित सीटों पर एससी एसटी वर्ग के निर्वाचित चुने जाने वाले सदस्य भारत
अथवा केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नामित हो सकते हैं। जो भी SC ST के नामांकन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं वो भारत के किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट में उनका नाम होना जरूरी है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, आगे देख लेते हैं क्या है वर्ड। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, सारे वर्ड समझते चलिएगा। गठन, क्या लिखा है भैया? राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कैसे हुआ? राज्यसभा का गठन 1952 में प्रथम बार हुआ था। इस समय से लेकर वर्तमान तक इसका विघटन नहीं हुआ है। राज्यसभा का मतलब डिसॉल्व नहीं हुई है, भंग नहीं हुई है। राज्यसभा तब से आज तक भंग नहीं हुई है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। तब से अब तक यह डिसॉल्व नहीं हुई है। इसमें 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं तथा इतने ही सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। यह मैं पहले बता चुका हूं आपको। लोकसभा में देखिएगा, लोकसभा का सामान्यतः कार्यक्रम 5 वर्ष का होता है, बट राष्ट्रपति से पूर्व इसको भंग कर सकता है। राष्ट्रपति इसको 5 वर्ष से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। क्यों? जब सरकार अल्पमत में आ जाए, मतलब माइनॉरिटी में आ जाए, उसके पास टोटल सीटों का 50% प्लस 1 से कम सीटें हो जाएं तो सरकार गिर जाएगी। वो निंदा प्रस्ताव के कारण अगेंस्ट उसके वोट हो जाए तो वो गिर जाएगी। अगर वो बजट पारित ना करा पाए तो सरकार गिर जाएगी। अगर उसके पास वो मैथमेटिकल आंकड़ा ना हो, जादूगर आंकड़ा ना हो तो वो गिर जाएगी। जैसे चौधरी चरण सिंह साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये वो लोग थे कि ये जितने आंकड़े इनको चाहिए थे, डेटा ये नहीं प्रोवाइड कर पाए, नहीं दिखा पाए, इसी कारण इनकी सरकारें गिर गई थी। तो मैंने क्या कहा, लोकसभा सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति इससे पहले भी इसको भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं, भारत में 11वीं लोकसभा का समय था, मोरारजी जी देसाई जी का समय था। 2 वर्ष जनता दल की सरकार चली, लेकिन जो आंकड़े थे वह सरकार उनको पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण वह सरकार समय से पूर्व ही गिर गई। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, बट राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन एनी केस इन इंडिया। ये मैंने आपको पहले बताया। क्या लिखा है? यह सदस्य एक से अधिक बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ, राज्यसभा का अगर मैं सदस्य हूं, एक बार मैं सदस्य बन गया, नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं तो मैं बन सकता हूं। कोई इसका लिमिटेशन नहीं है, कोई एज का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इधर क्या लिखा है? राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आप समझ गए? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352। नेशनल इमरजेंसी के केस में लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में 1 साल बढ़ाया जा सकता है। तो क्या बताया गया? राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपातकाल परिवर्तन में न रहने पर 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना होगा। जैसे लोकसभा चल रही है, इमरजेंसी लग गई। आपने सुना होगा भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है? भारत में नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है? 1960, बताओ 1962 या 65? जल्दी जवाब दीजिएगा। 1971, 1975? तो 62 में लगी है या 65 में लगी है? जल्दी बताएं मुझे जवाब। तो आप कहेंगे कि सर नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार आज तक अप्लाई हुई है, और जब वो 3 बार अप्लाई हुई है उस केस में हम लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 1 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और आपातकाल मैंने वापस ले लिया कि इमरजेंसी अब नहीं लगेगी, तो मुझे 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराने होंगे। ये इसमें मैटर लिखा है। 3 टाइम्स, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड गुड। ये आगे पढ़ेंगे हम, नेशनल इमरजेंसी का क्या कंसेप्ट है। बहुत अच्छी बात है, आपको ये बातें समझ में आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। आपने कहा ठीक है सर, ये क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, भारत का देखो योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का सदस्य होना चाहिए राज्यसभा में। ये राज्यसभा चल रही है, इधर लोकसभा, समझ रहे हो ना आप? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 30 ईयर। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष।
अगर राज्यसभा का कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या है, 30 ईयर होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर लोकसभा का कोई चुनाव लड़ना चाहता है, मैं या आप, तो हमारी मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 ईयर होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 ईयर होना चाहिए। अगर मैं यहीं से बात करूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का मिनिमम एज कितना होना चाहिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री के लिए अगर प्रधानमंत्री मुझे बनना है तो मुझे मेरे लिए मिनिमम एज का कितना प्रावधान है, 25 ईयर, 25 वर्ष होना चाहिए। अगर मैं लोकसभा से आया हूं, अगर मैं राज्यसभा से आया हूं तो मेरे लिए एज का क्राइटेरिया 30 वर्ष है। क्लियर हुई बात ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिल्पा जी, वेल डन। नेक्स्ट यहां पर लिखा है, अब राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में अयोग्यता, एलिजिबिलिटी तो बता दी, लेकिन अयोग्य कब होगा, वो अयोग्य का मतलब डिस्क्वालीफाई कब होगा, उसे कब हटाया जा सकता है राज्यसभा से। पहला पॉइंट लिखा, यदि वह सदस्य स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे। अगर कोई व्यक्ति है वो भारत में राज्यसभा का सदस्य है और वो भारत की नागरिकता त्याग दे, सिटीजनशिप त्याग दे, तो उसका क्या होगा, राज्यसभा की सीट भी रिक्त हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ, यदि वह सदस्य स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे। दूसरा, वह दिवालियापन के कगार पर हो। कहने का मतलब बैंक का पैसा मैंने उधार लिया, जैसे विजय माल्या का नाम सुना होगा आपने। विजय माल्या का क्या हुआ, विजय माल्या जब कांग्रेस का क्या था, राज्यसभा का सदस्य था। विजय माल्या एक एमपी था, विजय माल्या एक एमपी था, कांग्रेस के टिकट पर वो एमपी बना था। हुआ क्या, वो देश का पैसा लेके भाग गया और देश के बैंकों का पैसा, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा उसने नहीं चुकाया। जब वो यहां से भाग गया तो दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया। उस केस में राज्यसभा की सदस्यता उसकी छिन गई, अयोग्य हो गया, वो डिस्क्वालीफाई हुआ, जिसके कारण उसकी सदस्यता छीन ली गई। वह भ्रष्टाचार में लिप्त था, इस कारण उसकी राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई। संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के विपरीत कार्य कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि जो भारत के रूल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कानून, कायदे कानून हैं, जो टैक्सेशन सिस्टम है, उनके अनुसार भारत का पैसा चुकाना था उसे, तो उसने संविधान के विपरीत भी कार्य किया, संसद के विपरीत काम किया। चुनावी खर्च देने में असमर्थ हो, जैसे अगर मैं एमपी हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने, सरकार ने मेरे सामने एक कंडीशन रखी है कि आप इतने करोड़ या इतने लाख रुपए खर्च कर सकते हो अपने चुनाव में, और मैंने चुनाव में उससे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और मैं जितना पैसा खर्च किया उसका ब्यौरा देने में सक्षम नहीं हुआ। मैंने किए 5 करोड़ रुपए, सरकार को दिख गया 5 करोड़ खर्च हुए, लेकिन मैं 5 करोड़ का कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो उस समय पर भी मुझे अपनी त्यागपत्र देना होगा। स्वेच्छा से मुझे अपना क्या देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। 2 वर्ष से, अगर कोई, जैसे मैं हूं, मैंने कोई क्राइम कर दिया, आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वहां पर एक खबर छपी। क्या खबर छपी, सर राज्यसभा के सदस्यों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य से है? अरे उत्तर प्रदेश भैया, सब कुछ उत्तर प्रदेश का नाम याद रखिए। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां सब कुछ ज्यादा। लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की कितनी है, 31 है, विधानसभा की कितनी है, 403 है, और विधान परिषद की 100 है। जिले देख लो 75 हैं, मंडल देख लो, गांव 1,08,000 हैं। कितना सारा मैटर उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अधिक है, जहां पॉपुलेशन सर्वाधिक है वहां सब कुछ सीटें ज्यादा होगी। मैंने अभी एक कंसेप्ट बताया था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीटों का बंटवारा हुआ है। 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जब सीटों का बंटवारा हुआ है तो उत्तर प्रदेश तो हर चीज में आगे पहुंच गया। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक की सजा हो गई हो, जैसे मैं लोकसभा का सदस्य हूं, अगर मुझे सजा 2 वर्ष से ज्यादा, केस चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मुझे पनिष्ड कर दिया गया हो, जज के द्वारा ये कह दिया गया फला फला व्यक्ति क्रिमिनल है और इसने ऐसा काम किया है कि जिसकी सजा 5 वर्ष है, तो उस केस में मुझे सदस्यता क्या करने की, राज्यसभा का जो सीट है उससे त्यागपत्र देना होगा। सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत, सती प्रथा, दहेज आदि को बढ़ावा देने के कारण भी मुझे सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। लोकसभा में भी सब खेल यही हैं, लोकसभा में भी यही हैं। अयोग्य होने के तरीके मैंने आपको बता दिए, आगे बढ़िएगा। अच्छा, जो भी कुछ ऊपर हुआ अयोग्यता के केस में, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं, जितने भी ऊपर पॉइंट्स थे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के केस में क्या होगा, क्या बताना होगा हमें? अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। जितने भी ऊपर केस लिखे हैं उनमें अंतिम फाइनल डिसीजन कौन लेगा? भारत का राष्ट्रपति लेगा कि हां ये व्यक्ति इन मुद्दों के कारण अयोग्य है, केवल इन मुद्दों के कारण। इसके अलावा जो अयोग्यता है वो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का कौन लेगा? चेयरमैन लेगा। लेकिन इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का ही होगा। इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। ये बात क्लियर है? आगे क्या लिखा है ध्यान देना। दल बदल के आधार पर अयोग्यता, आपने सुना है, शेड्यूल नंबर 10 भारत की अनुसूची नंबर 10 दल बदल कानून के तहत है। दल बदल का मतलब है किसी ने दल बदल दिया, मैं बीजेपी के चुनाव सीट से लड़ा, बीजेपी के टिकट से लड़ा, मैं बीजेपी के
सीट से लड़ने के बाद, टिकट मिलने के बाद मैं जीत जाता हूं और मैं सपा को समर्थन कर देता हूं, उस केस में दल बदल कर लिया, दल बदल के प्रावधान के अनुसार, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा दल बदल कौन सी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है, और 52nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के टाइम पर दल बदल कानून के तहत एक रूल आया था और उस संविधान में संशोधन हुआ था। और संविधान में संशोधन कौन सा कहलाया, वो 52 कब हुआ, 1985 में। उन दिनों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की पोस्ट पर कौन थे, राजीव गांधी थे। तो वहां पर एक प्रावधान आया कि कोई दल बदल के आधार पर अयोग्यता, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई सदस्य किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आता है और एवं उसे उस पार्टी को स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है तो उसे दल बदल माना जाएगा। अब देखो दल बदल किस अनुसार माना जाएगा, ऊपर वाले केस तो सब राष्ट्रपति जी लेंगे डिसीजन, लेकिन जो नीचे सारे केस हैं ये इसी के पार्ट हैं, इसका पार्ट, इसका पार्ट, ये देखिए क्या है। दल बदल, यदि कोई सदस्य किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आता है एवं उस पार्टी को स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है तो उसे दल बदल माना जाएगा। बिल्कुल दल बदल माना जाएगा। जैसे मैं बीजेपी से जीत के आया और मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और मैंने सपा ज्वाइन कर लिया, तो ये दल बदल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ये दल बदल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मैटर यहां पर, यदि कोई सदस्य, अब क्या लिखा है, यदि कोई सदस्य किसी पार्टी के, ये तो हो गया, ये पॉइंट तो फाइनल हो गया। निर्विरोध निर्वाचित होने वाला सदस्य यदि कोई पार्टी में शामिल होता है तो यह भी दल बदल माना जाएगा, यह भी दल बदल माना जाएगा। आपने नाम सुना होगा, निर्विरोध का मतलब है मेरे अगेंस्ट कोई नहीं था, मैं अकेला था। एक निर्दलीय होता है जो किसी दल से ना हो, एक निर्विरोध होता है जैसे मैं, मेरे अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं अकेला खड़ा और मैं जीत गया और फिर मैंने किसी पार्टी को समर्थन दे दिया, तो यह भी दल बदल माना जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ 52 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985। आगे क्या लिखा है, यदि कोई नामित अथवा मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है, यदि कोई नामित अथवा मनोनीत, जैसे आपने सुना होगा प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 नंबर ऑफ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेट करने के बाद उनके मन में आया कि यार अब तो नॉमिनेट तो तू हो ही गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो अब तू पार्टी में चला जा, बीजेपी ज्वाइन कर ले। अगर वह ऐसा कर लेता है तो उसकी सदस्यता भी निरस्त हो जाएगी, उसे इस्तीफा देना होगा, उसे रिजाइन देना होगा। तो नॉमिनेट मेंबर कभी भी क्या नहीं करेगा, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। आगे क्या लिखा है, यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी द्वारा जारी व्हिप, व्हिप का मतलब होता है किसी पार्टी का अपना रूल एंड रेगुलेशन, किसी पार्टी का अपना कानून। जैसे मैंने कहा मैं बीजेपी पार्टी या मैं सपा हूं और मेरे जितने एमएलए हैं उन्हें मेरे अनुसार चलना होगा, मेरी गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा। मैं सपा का अगर अध्यक्ष बन गया और जितने भी वहां मेरे एमएलए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम इसे वोट देना, लेकिन उनमें से कुछ एमएलए किसी दूसरे को वोट दे देते हैं, तो उन्होंने मेरे व्हिप के अगेंस्ट काम किया, तो मैं उनसे कहूंगा तुम इस्तीफा दो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि तुम तो मेरी पार्टी के सदस्य थे, तुमने मेरे ही कानून को तोड़ा। तो व्हिप जारी करती है पार्टी। इस तरीके से उन सदस्यों को निरस्त कर दिया जाता है। क्लियर हो गया, ये समझ में आया। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे। अब नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है यहां पर, इसे समझना। नोट, यदि 1/3 सदस्य एक पार्टी को छोड़कर एक नए पार्टी का गठन करते हैं, यह समझ में आ रहा है आपको? यदि 1/3 मेंबर सदस्य एक पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी का गठन करते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं सपा या बीजेपी, मैं कोई भी पार्टी ले लेता हूं, मैं मायावती जी की पार्टी से जीत के आया। जब मैं मायावती जी की पार्टी से जीत के आया और हम 60 लोग जीत के आए थे, 60 लोग जीत के आए थे, तो हमने सोचा कि मायावती जी का कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है, अब इनके साथ जीत तो गए, शायद गड़बड़ हो सकती है। तो हमने सबने मिलकर बात करी, मैंने कहा जीत तो गए, हम एक काम कर लेते हैं, हम एक नई पार्टी बना लेते हैं, मायावती जी को छोड़ो, मायावती का जो जमाना गया, कहीं हमारा भविष्य भी खत्म ना हो जाए इनके साथ रह के, तो अब हम अलग पार्टी बना लेते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है, उनका 1/3 यानी 60 का 1/3 क्या हो गया 20,
अगर 20 लोग एक नई पार्टी बना दे तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई आपको? ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं ऐसे ऐसे, और वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दल बदल का मैटर क्या है। इस 2 नोट लिखे हैं, इनके अनुसार दल बदल नहीं माना जाएगा, जो ऊपर पॉइंट लिखे हैं वो दल बदल माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि किसी पार्टी से 2/3 सदस्य, ध्यान देना 2/3 सदस्य निकलकर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ऊपर वाला केस तो अलग है, ऊपर वाले केस में कह रहा है एक नई पार्टी बन जाए, नई पार्टी बना ले वो 1/3, और नीचे वाला केस कह रहा है अगर किसी पार्टी में 60 लोग थे, 2/3 का मतलब क्या हुआ, उनमें से 40 लोग किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। इसको दल बदल नहीं माना जाएगा मतलब किसी जो नई एग्जिस्टिंग पार्टी उसमें आ जाएं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, ये तो आपने केस देखे हैं, दुष्यंत चौटाला साहब देखे हैं आपने हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला साहब हरियाणा में देखे हैं, सचिन पायलट साहब आपने राजस्थान में देखे हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। चलिए आगे, ये क्लियर हो गया आपका मैटर। अब देखो कुछ लिखा है जो इंपॉर्टेंट था। यदि लोकसभा का सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आएंगे। यदि लोकसभा का सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य पाया जाता है तो इस पर लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय देगा। देख बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब भी रूल ऑफ एंटी डिफेक्शन के तहत किसी को अयोग्य ठहराना है तो लोकसभा में लोकसभा स्पीकर निर्णय लेगा और राज्यसभा में सभापति चेयरमैन निर्णय लेगा। 2 बातें ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। जब भी दल बदल कानून के तहत किसी को अयोग्य ठहराने की बात हो, उस केस में अगर लोकसभा में कोई सदस्य हमें किसी उसको अयोग्य ठहराना है तो लोकसभा स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, और अगर राज्यसभा के किसी मेंबर को अयोग्य ठहराना है तो सभापति मतलब चेयरमैन, और चेयरमैन कौन होता? वाइस प्रेसिडेंट, वहां पर अंतिम निर्णय लेगा एंटी डिफेक्शन के केस में, दल बदल के केस में। इसके अलावा जो थे वो राष्ट्रपति लेता है, इसके अलावा सब राष्ट्रपति लेता है, ये हमने पहले बात कर ली है। हाँ भैया शिल्पा जी सब जगह काम करेगा, ये सब जगह काम करेगा, ये तो सब जगह काम करेगा। आप कुछ भी कहीं भी जाइए भैया, ये तो ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। आगे कुछ लिखा है, आगे क्या लिखा है देखो, 79th अमेंडमेंट 1999 के द्वारा लोकसभा में SC/ST के सीटों को 2010 में 10 वर्ष तक सुरक्षित कर दिया गया। इसके पश्चात 87th अमेंडमेंट हुआ, वो 2003 के द्वारा लोकसभा में SC/ST की सीटें अगले 10 वर्ष तक बढ़ गई। ठीक है, अब 2020 तक बढ़ गई हैं। अब 104th अमेंडमेंट के द्वारा 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा फिर 10 साल आगे तक बढ़ गई। इस तरीके से सीटों का ये रिजर्वेशन आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 84th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2001 के अनुसार लोकसभा एंड राज्यसभा में राज्यों की आवंटित सीटें 2026 तक सुरक्षित कर दिया गया है। 2026 तक सुरक्षित कर दी गई है। कहने का मतलब 2026 तक जो सीटें अब हैं वही रहेंगी, 2026 तक। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है, उपयुक्त से संबंधित अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति होता है जो निर्वाचन आयोग से सलाह। ये ऊपर सब बात हो गई, दोहरी सदस्यता की बात आ गई। अब ये भी देख लो दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है। जैसे ऐसे समझ लो मैं उत्तर प्रदेश से था, मैं विधायक भी बन गया और मैंने इलेक्शन लोकसभा का भी लड़ लिया। इधर तो मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बन गया, उधर में लोकसभा का सदस्य बन गया। तो कहा गया है कुछ, क्या कह रहा है वो, अगर दोहरी सदस्यता हो जाए तो एक जगह से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा हम कुछ दिनों के बाद एक जगह से आपको ऑटोमेटिक समाप्त मान लिया जाएगा। अगर आपने नहीं दिया, कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं तो दोनों जगह से खत्म कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे, 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े, एक तो बनारस उत्तर प्रदेश से और दूसरा कहां से, अहमदाबाद से लड़े। ऐसा क्यों लड़े? उन्हें डर था। ऐसी राहुल गांधी जी 2 जगह से लड़े थे,
एक जगह से वो हारे, एक जगह से वो जीते, बट प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो दोनों जगह से जीते थे। तो उन्होंने क्या काम किया, जब ऐसी दोहरी सदस्यता हो जाए तो कुछ दिनों के अंदर आपको एक जगह से त्यागपत्र देना होगा, नहीं तो आपकी दोनों समाप्त मानी जाएंगी, ये इसमें कहा गया है। हाँ, इसके पीछे भी रीना जी एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वो डिस्कशन करेंगे हम कभी नेक्स्ट क्लास में, इस पर हम बात जरूर करेंगे, पहले ही समझ लीजिएगा क्या है मैटर। दोहरी सदस्यता से संबंधित है, जल्दी ये पॉइंट, लास्ट टॉपिक रहेगा आपका ये, फिर ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा, दोहरी सदस्यता से त्यागपत्र, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यदि एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता, मतलब लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी हो गया। देखो राज्यसभा का तो पहले से था, अब उसके मन में आया कि लोकसभा का भी चुनाव लड़ने क्या जा रहा है, क्योंकि लोकसभा से जीत गया तो बल्ले बल्ले है, पावर आ जाएगी तेरे पे। अगर वो दोनों का बन गया तो 10 दिन के अंदर ये ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, 10 दिन के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे किस सदन में सदस्य रहना है, उसे किस सदन में सदस्य रहना है, अन्यथा लिखा है, अन्यथा उसका राज्यसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई लोकसभा का भी है, राज्यसभा का भी है, या तो 10 दिन के अंदर वो ये बोल दे कि मैं तो लोकसभा में रहना चाहता हूं या मैं राज्यसभा में रहना चाहता हूं। अगर वो 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं बोलता है तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और उसको लोकसभा का ही सदस्य माना जाएगा। ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, यदि एक व्यक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य एक साथ हो जाए, ध्यान देना, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश में या तो विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य बन जाऊं और उधर मैं लोकसभा का भी चुनाव लड़ लूं, जीत जाऊं, तो मुझे क्या करना होगा, 14 दिन के अंदर, यहां 14 दिन का टाइम है, 14 दिन के अंदर यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं या तो लोकसभा में जाऊंगा या उत्तर प्रदेश में ही रहूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा या विधान परिषद से ऑटोमेटिक समाप्त माना जाएगा, क्योंकि बड़ी चीज मिलती है, बड़ी मिल जाती, छोटी खत्म कर दी जाती है। ठीक हो गया, यह भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। यहां पर देखना क्या है लिखा है, 14 डेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, यदि एक व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव जीत जाता है, जैसे मोदी का एग्जांपल समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव जीत जाता है, उसे स्वेच्छा से एक पद छोड़ना होगा, अन्यथा उसके दोनों सीटों पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये, जैसे मैंने अभी मोदी जी का एग्जांपल दिया था आपको, जैसे वो अहमदाबाद से भी जीते और वो वाराणसी से भी जीते, तो उनको एक टाइम बाउंड लिमिटेशन के अंदर 10 दिन के अंदर ये बताना हुआ कि भाई मैं अहमदाबाद से सीट छोड़ रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश से सीट में रहूंगा, इस तरीके से उनको बताना होगा, नहीं तो उनकी दोनों सदस्यता समाप्त मान ली जाती। ठीक है, क्लियर हो गया मैटर। अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जिससे कि हम जो पढ़ेंगे हमारी रूपरेखा क्या होगी। ये तो हम पढ़ा रहे हैं, त्यागपत्र कैसे कौन किसको देगा, अध्यक्ष और सभापति के अधिकार क्या होंगे, सारा मैटर, संसद के पीठासीन अधिकारी क्या होंगे, कितना मैटर में सब कुछ समझाऊंगा, एक भी वर्ड नहीं छोड़ने वाला संसद में, एक भी वर्ड नहीं छोड़ने वाला हूं। संसद में आपके दिमाग में बैठाऊंगा संसद होती क्या है, दुनिया चलती कैसे है भारत की। इसके बाद जैसे आप चलोगे, कंडीशन क्या होती है, कितने दिन में क्या बनते हैं, कितने, ध्यान देना, मैं सारी बातें आपको बताते चलूंगा। फिर आप देख रहे हो फैक्ट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट्स, 13 मई को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई, फिर क्या क्या होते चले गए, ये सारे पॉइंट्स, शपथ कौन किसको दिलाता, प्रोटम स्पीकर क्या होता है, प्रोटम स्पीकर किसको बोलते हैं, ये सारे पॉइंट्स, लोकसभा महासचिव क्या होता है, इसके क्या राइट्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा उपाध्यक्ष क्या होता है, आपने सुना होगा संयुक्त अधिवेशन होते हैं। शायद मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और मुझे आप जैसे योद्धा जवाब देना, और मैं चाहूंगा कि मुझे आप जवाब दोगे और मुझे उम्मीद है आपसे। मुझे बताओ, एक अधिवेशन होता है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, आज की क्लास का लास्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, जानते हो। ज्वाइंट सेशन का जो अध्यक्ष बनता है, हेड बनता है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा बनता है। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो उपाध्यक्ष बन जाता है, वाइस स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब मैं जो पूछना चाहता हूं मुझे बताएं, संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, मेरे सामने उत्तर प्रदेश पीसीएस का सवाल है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस सन 2019 का सवाल क्या है, अगर लोकसभा अध्यक्ष भी ना हो, लोकसभा उपाध्यक्ष भी ना हो, वाइस स्पीकर ऑफ लोकसभा भी ना हो,
तो ज्वाइंट सेशन का हेड कौन होगा? ज्वाइंट सेशन का हेड कौन होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप में से बहुत सारे योद्धा हैं जो मुझे जवाब सही दे सकते हैं। आप समझिएगा, हम इस लेवल तक जाएंगे कि कुछ नहीं छूटेगा, बस चलते जाना है। अभी भी गलत जवाब, वाइस प्रेसिडेंट गलत जवाब, सीनियर मोस्ट एमपी ये भी गलत जवाब। चलो अब सही जवाब पे आ जाते हैं। सही जवाब ये था, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता या तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? वाइस स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। अगर वाइस स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं है तो कौन करेगा? तो उनकी अध्यक्षता वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। ये बात क्लियर है? छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई, अब तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये परिचय है। अभी कल की क्लास मैं यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा। कल की क्लास मैं यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं ये मेरी बातें आप तक समझ में आपको आई होंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सभी मिलकर पढ़िएगा। धन्यवाद।